घड़ी में दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे इस समय कौन टपक गया? अब लोगों को भी ना ऐसी भरी दोपहरी में चैन नहीं, कि खुद भी सोए और लोगों को भी सोने दें। अरे राम राम, उठा भी नहीं जा रहा। अभी कुछ दिन पहले बेटे अंकुश की शादी से निपटी सुमन जी अभी ठीक से अपनी थकान मिटा भी नहीं पाई थी, क्योंकि हर रोज किसी न किसी का आना जाना लगा ही रहता था। अरे तुम आओ आओ पवन, अंदर आओ, बैठो बैठो, रुको अभी ठंडा बनवाती हूँ। अरे नहीं जीजी, मैं तो जरा दुकान के काम से आया था, तो सोचा चलो आपके घर चक्कर मारता चलो। वही मैं सोचूं, इतनी दोपहरी में कौन हो सकता है। और घर में सब बढ़िया है ना? रानू मोनू कैसे हैं? मम्मी ठीक है? उनके पैर का दर्द अब कैसा है? इधर बातों में लगी सुमन जी का ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने आए हुए मेहमान को कुछ पूछा ही नहीं है। जीजी तुम ठंडा पिलाने का कह रही थी। अरे राम राम, मैं तो भूल ही गई, रुको अभी लाती हूँ। अरे जीजी तुम कहाँ जाओगी? बहू से कह दो। अब बहू भी तो आराम कर रही होगी ना, मैं ही बना देती हूँ। वैसे जीजी मुझे ना ठंडा नहीं, चाय पीने का मन है। अच्छा, चाय पीनी है? फिर तो शिप्राई बनाएगी। मेरी बहू के हाथ की चाय अगर तुमने पी ली ना, तो तुम भी क्या याद रखोगे। अच्छा जीजी, अगर ये बात तुम कह रही है तो फिर तो मैं जरूर पीऊंगा। अरे हमारे पूरे खानदान में तुमसे बड़ा चाय प्रेमी नहीं है जीजी। तुम तारीफ कर रही हो मतलब सोने पे सुहागा। शिप्रा, जाग रही हो क्या? सासू माँ की आवाज नई बहू शिप्रा के कानों तक भी पहुंचती है। जी आई मम्मी जी। देखो जरा कौन आया है। शिप्रा अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। बढ़िया सी चाय बना कर लाओ, देखो मामा जी आए हुए हैं। नमस्ते मामा जी। नमस्कार बहू। शिप्रा पवन जी के लिए बढ़िया सी चाय और उसके साथ नाश्ता लेकर आती है। लो भैया चाय पियो पहले, बढ़िया गर्मा गर्म। अपन यूपी वालों की बात ही अलग है जीजी। टेम्परेचर चाहे 14 हो या 44, चाय तो चाहिए ही चाहिए भैया। तो है। अच्छा सुनो, अब चाय तो पी लिए, अब खाना लगवा दे क्या? खाना खा कर ही जाओ। अरे नहीं नहीं जीजी, रहने दो, खाने का कौन सा टाइम है, अब हम निकलेंगे। अरे नहीं नहीं, इतनी धूप में हम तुम्हें निकलने नहीं देंगे। चाहे 2 रोटी खाकर जाओ, लेकिन खाना तो खाकर ही जाना पड़ेगा। शिप्रा। जी मम्मी जी। जरा मामा जी के लिए खाना तो लगा दे बेटा फटाफट, अभी इन्हें ना 15 मिनट में निकलना है। जी मम्मी जी, मैं मामा जी के लिए बढ़िया सी आलू की सब्जी और पूरी छान देती हूँ। नहीं नहीं जीजी, देखो समझो, हम वैसे ही लेट है और ये खाना बनाने के चक्कर में और लेट हो जाएंगे। अब बस हमें जाने दो, हम तो बस चाय पीने आए थे, सोचा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। आलू की सब्जी पूरी मतलब हम कुछ समझे नहीं। अरे दोपहर का खाना जो तुमने बनाया था वो बिल्कुल खत्म हो गया क्या? हाँ मम्मी जी, वो तो सिर्फ हम लोगों के लिए था ना, मामा जी के आने की खबर थोड़ी ना। अरे अब वो आए या ना आए, इससे क्या मतलब है बहू? सही तो कह रही है बहू। अब मामा जी ठहरे बिन बुलाए मेहमान, मान न मान में तेरा मेहमान। अब वो मेरे लिए थोड़ी ना खाना बना कर रखेगी जीजी। अरे तुम चुप रहो पवन, मुझे बात करने दो पहले शिप्रा से। मुझे आज्ञा दो, मैं निकलता हूँ। मैं हो रहा हूँ लेट, घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, और कहीं मेरी बीवी ने भी ये सोचकर खाना नहीं बनाया कि मैं नहीं आऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पता चला मैं तो दोनों तरफ से चला गया, है ना जीजी? वैसे जीजी, आपके यहाँ से मैं आज तक कभी भूखा नहीं गया हूँ, आज ये पहली बार हो रहा है। कोई बात नहीं। इतना कहकर पवन जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो होना था वो तो हो चुका था। अब अपने भाई के पहली बार ऐसे भूखे जाने से बहन का पारा 7वें नहीं 14वें आसमान पर पहुंच गया था। शिप्रा, इधर आओ जरा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? पहले यहाँ बैठो, मुझे बात करनी है। जी मम्मी जी। तुमने बिल्कुल भी खाना एक्स्ट्रा बनाकर नहीं रखा था क्या? एक्स्ट्रा खाना? मम्मी जी, खाना एक्स्ट्रा बनाकर क्यों रखना है भला? अच्छा, भले ही कोई चाहे तुम्हारे घर से भूखा चला जाए, लेकिन अरे भाई, मेरी शादी को आज 30 साल होने को आए, मेरे घर में हमेशा 2 जन के बराबर खाना एक्स्ट्रा बनता ही बनता है। लेकिन मम्मी जी, फिर उस एक्स्ट्रा खाने का हम क्या करेंगे? लो कर लो बात, तो भेजो फिर लोगों को ऐसे ही अपने घर से भूखा। एक बात कान खोल कर सुन ले, यहाँ इस घर में पीढ़ियों से यही होता आया है और यही होगा, सुना तुमने? लेकिन मम्मी जी। लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, मैंने क्या किया तो क्या किया, मेरा कहा पत्थर की लकीर है इस घर में। इतना कहकर सुमन जी गुस्से में तमतमाती हुई अपने कमरे में चली गई।
क्या हुआ सुमन जी, आज तो पारा बड़ा ही हाई लग रहा है, क्या बात है? अरे आजकल की बहुएं शादी होते ही नए घर में जाएगी और अपना राजपाट कायम करने की कोशिश में लग जाती है। देखो ये घर गृहस्थी की बात है, मैं ज्यादा तो नहीं समझता और ना ही इसमें पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि सुमन जी, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के सामंजस्य का नाम ही गृहस्थी है। अब आप ही देख लो, जब आप इस घर में आई तो हमारी माताजी और आपके बीच में कितनी बार नोक झोंक होती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे बनते बनते बात बन जाती है। हाँ ये बात तो है, क्योंकि मैं इतनी समझदार थी ना, इसलिए। अरे सुमन जी, आप भी कमाल करती हो। तब आप ठीक उसी स्थिति में थी जिस समय आज शिप्रा है। कोई नहीं, बन जाएगी बात। आप हमेशा मुझे ही गलत ठहराना, और आज पवन आया और भूखा ही चला गया, ये भी कोई बात होती है भला? तब संतोष जी के फोन की घंटी बजती है और वो उठकर बाहर चले जाते हैं और सुमन जी अपनी दोपहर की नींद पूरी करने के लिए फिर से सो जाती हैं। लेकिन नींद तो अब किसी और की उड़ी हुई थी। क्या मतलब है ये मम्मी जी का, मैं तो समझ ही नहीं पाई। ऊपर से गुस्से में थी, ज्यादा कुछ पूछती तो और नाराज होती। ठीक है भाई, कल से दोपहर में एक्स्ट्रा खाना बनाकर रख दूंगी। लेकिन ये तो लॉजिक की बात नहीं हुई। अरे भाड़ में जाए लॉजिक, शिप्रा तो बस खाना बना दे। अब अगले दिन नाश्ते में सुबह सुबह शिप्रा उत्तपम बनाती है। वाकई में बहुत टेस्टी उत्तपम बनाए शिप्रा। मम्मी, जब मैं बैंगलोर में जॉब कर रहा था ना, तब भी मैंने इतने टेस्टी उत्तपम नहीं खाया। मजा ही आ गया यार। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा सुनो ना, मुझे लंच बॉक्स में भी जरा 3-4 उत्तपम डाल कर रख देना। आज ऑफिस जाकर दोस्तों को खिलाऊंगा और कहूंगा, देख तेरी भाभी क्या खाना बनाती है। वैसे भी जब से शादी हुई है ना, हर रोज यही बात चलती रहती है कि बनवा कर लाओ भाई कभी अपनी पत्नी से खाना। बहुत बढ़िया बने उत्तपम, ये बात है। जी ठीक है, मैं कर देती हूँ पैक। शिप्रा रसोई घर में उत्तपम पैक कर रही है। ठीक है, इनको 4 की जगह 6 रख देती हूँ, बाकी बचे 2 मेरे लिए काफी हैं। अब इतने सारे लोग हैं ऑफिस में, 4 से क्या ही होगा। शिप्रा अंकुश का लंच बॉक्स पैक करके उसको देती है और खुद भी खाकर बस रसोई समेट रही थी कि दरवाजे की घंटी फिर से बजती है। टिंग टोंग। अब सासू माँ सुमन जी फिर से दरवाजा खोलती है। अब आप क्यों हंस रहे हैं, आप भी समझ गए क्या? अरे आओ आओ नीलम, बड़े दिनों बाद आई, आ जाओ बैठो। हाँ भाभी, मन किया मिलाए आपको, बहू के आने के बाद अब आप तो दिखती नहीं। हम तो सोचते थे बहू आ जाएगी तो आप फ्री हो जाओगी, लेकिन लगता है आप तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई। अब क्या बताए नीलम। ये सब बातें शिप्रा रसोई में खड़ी खड़ी सुन रही थी। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि बहू के आने के बाद हर बात बहू के ऊपर ही क्यों रख दी जाती है बाबा। मतलब हद है यार। हम तो सोचते थे बहू आ जाएगी तो चलो आप फ्री हो जाओगी। मैंने उनको पकड़ रखा है क्या, मत जाओ बाहर। तभी सुमन जी की आवाज कानों में आती है। शिप्रा जरा पानी लेकर आओ बेटा, देखो नीलम आंटी आई है। आई मम्मी जी। अब देखो आ गया नया आदेश। चलो भाई, अपनी तो ड्यूटी है आदेश का पालन करना, चलते हैं। शिप्रा पानी लेकर जाती है। और कैसी हो शिप्रा, मन तो लग रहा है ना? और मायके कब जाना होगा अब? जी देखते हैं कब जाती हूँ। क्यों, यहाँ हमारी बहू हम रख नहीं पा रहे क्या, जो मायके जाना है? अरे अब ससुराल ही अपना घर है, मायके का क्या है, 4 दिन जाओ आ जाओ। क्या दिमाग पाया है अपने सासू माँ, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। अरे आपको देखकर तो चाणक्य भी शर्मा जाए, मान गए आपको। क्या सोच रही हो शिप्रा, जाओ आंटी के लिए वो अभी उत्तपम बनाए थे ना तुमने, बोले आओ। आज बड़े सही समय पर आई हो नीलम, आज मेरी बहू ने उत्तपम बनाया है और ऐसे बनाया कि अभी अंकुश खा कर गया, कह रहा था मम्मी ऐसे तो मैंने बैंगलोर में भी नहीं खाए। अब शिप्रा की हालत ऐसी कि जैसे काटो तो खून नहीं। शिप्रा वहां से बिना कुछ कहे चल देती है। अरे यार अब क्या करूं, मुझे तो लगा एक्स्ट्रा बचा कर क्या ही करूंगी, इसलिए अंकुश को एक्स्ट्रा उत्तपम रख दिए। हे प्रभु, मैं आज फिर से फंस गई। ये घर है या फिर बिग बॉस का हाउस, यहाँ हर रोज एक नया चैलेंज है रे बाबा। इतना सोचकर शिप्रा बड़बड़ा रही थी कि सुमन जी की आवाज फिर से आ गई।
क्या हुआ शिप्रा, अभी तक बना नहीं क्या उत्तपम? जल्दी लाओ, फिर नीलम को जाना भी है। जी मम्मी जी लाई। एक काम करती हूँ, ये आलू रखा है, सैंडविच बना देती हूँ। अभी इतनी जल्दी उत्तपम तो बन नहीं सकता और मैं खाली हाथ जा भी नहीं सकती। थोड़ी देर में शिप्रा बढ़िया सा सैंडविच और गर्मा गर्म चाय लेकर सुमन जी और नीलम जी के सामने पहुंचती है। सैंडविच देखते ही सुमन जी कुछ कह पाती उससे पहले, अरे आप तो कह रही थी बहू ने आज उत्तपम बनाए हैं, लेकिन ये तो सैंडविच है। लगता है खत्म हो गए उत्तपम। क्यों बहू, ऐसी ही बात है ना? तभी सुमन जी गुस्से में शिप्रा की ओर देखती हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, गुस्सा ना हो, अभी नई नई बहू है ना, चीज कम ज्यादा हो जाती है। मैं यही खा लेती हूँ, लेकिन शिप्रा बहू मुझे बस ये बताओ, अब अगली बार उत्तपम बनाओगी तो खिलाओगी ना? जी आंटी जरूर। थोड़ी ज्यादा बनाना है। लो भाभी चाय पियो, ठंडी हो रही है। लेकिन अब सुमन जी चाय नहीं बल्कि गुस्से का घूंट पीकर रह गई थी। अब बस इंतजार था तो नीलम जी के जाने का। शिप्रा, जब तुमसे कहा था जब भी तुम कुछ बनाओ तो कम से कम 1 लोग का एक्स्ट्रा बनाओ, और मैं तो कह रही हूँ तुम आज से 1 नहीं बल्कि 2 लोगों का खाना अलग से बना कर रखो, लेकिन नहीं, तुम्हारे कानों पर तो जूं तक नहीं रेंगती। शिप्रा एकदम शांत खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी। तभी संतोषी आती। अरे क्या हुआ भाई, जो ये घर सर पर चढ़ा रखा है? सुमन जी बड़ी दूर से आवाजें आ रही है। अरे आज फिर से नीलम जी बिना खाना खाए वापस चली गई। मम्मी जी बिना खाए नहीं बल्कि सैंडविच खाकर गई हैं। जवाब देखिए, हैं एकदम हासिल, लेकिन काम करने में एकदम हाथ पैर में जैसे जाने के जंग लग जाती है। जाने क्या सीख कर आई है मायके से। ये तो कहा, अगर सैंडविच खा ली उत्तपम की जगह तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। आप भी क्या बात का बतंगड़ बना देती है। और ये मायके ससुराल के ताने मुझे कभी पसंद नहीं आए, जब मेरी माँ आपको देती थी तब भी और आज भी। शिप्रा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अब ठान लेती है कि वही करेगी जैसा कहेगी। अब अगले ही दिन शिप्रा नाश्ते में आलू के पराठे बनाती है। सब बड़े ही मन से आलू के पराठे एंजॉय करते हैं। पराठे तो बड़े ही स्वाद बने बेटा। हाँ पापा जी, चटनी का तो क्या ही कहना, आज तक ऐसी चटनी नहीं खाई। तभी सुमन जी गुस्से में अंकुश की तरफ देखती हैं। नहीं मतलब मम्मी आप भी बहुत बढ़िया बनाती है। बहुत बढ़िया। शिप्रा बहू, याद है कि आज फिर से भूल गई? जी मम्मी जी याद है। आज शिप्रा पूरे 6 पराठे एक्स्ट्रा बनाकर रख देती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। अब दोपहर के खाने का समय होता है। शिप्रा फिर से तैयारी में लग जाती है। लो भाई, आज तो खाना रेडी है। बढ़िया मटर पुलाव है, साथ में दाल रोटी सब्जी चटनी और पापड़, और 2 लोगों का एक्स्ट्रा खाना भी। सब लोग एक साथ खाना खाने बैठते हैं। तभी फिर से डोरबेल बजती है, लेकिन आज डोरबेल से शिप्रा डरती नहीं है और जाकर दरवाजा खोलती है। अरे रुचि दीदी, आप अचानक आइए ना अंदर, बड़े ही सही समय पर आई हैं आप। सब वही गेट पर ही पूछ लोगी क्या बहू, या उसे अंदर भी लेकर आओगी? बुआ जी देखो, आप कहती हो ना मेरे घर नहीं आती, तो आज मैं बिन बुलाए आ गई। मैंने सोचा चलो शिप्रा भाभी से मिलकर आते हैं। आजा आजा मेरी भतीजी, बैठ और खाना खा। अच्छा लगा तू आ गई, वैसे भी भाभी से मिलने आई है, मुझसे मिलने थोड़ी ना आई है। हाँ रुचि, आज तुम अपनी भाभी से मिलने आई हो तो उसे बुआ से मिलने में काउंट नहीं किया जाएगा बेटा। सच कह रहे हो आप फूफा जी। अब आप दोनों के दोनों चुप हो जाओ। हाँ। शिप्रा भी सबकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। लो जी, सब खाना खाओ। सारा खाना लगाने के साथ साथ शिप्रा सुबह के बचे आलू के पराठे का टिफिन भी वहीं खिसका देती है। आलू के पराठे देखकर रुचि का भी मन चलने लगता है। ये क्या है भला बुआ, आप आलू के पराठे खा रही हो, फूफा जी दाल रोटी सब्जी। अरे तो तुम भी खाना, उसमें क्या है। देखा बहू, खाना हमेशा घर में ज्यादा ही होना चाहिए। देखा तूने, अब रुचि ने भी खा लिया। जी मम्मी जी। अब रुचि और सुमन जी तो सुबह के पराठे खाकर फ्री हो जाते हैं, लेकिन सुमन जी के खाने के साथ साथ 2 और एक्स्ट्रा लोगों का बनाया खाना अब बच जाता है, मतलब कुल 3 लोगों का खाना। अब शाम को फिर शिप्रा खाना बनाती है और सुबह का बचा हुआ खाना साथ में मिला देती है। लाओ लाओ, ये सुबह की बढ़िया दाल तो खा ही नहीं पाए थे, और मटर पुलाव।
फिर अपना पेट वो बासी खाने से ही भर लेती है। मम्मी, ये अब बढ़िया शाम को बने राजमा चावल क्यों नहीं खा रही हो? उसको रहने दो ना। अरे तू भी तो देख कितना बढ़िया बनाता है ये, सुबह की चपाती ले ले साथ में। अब हर रोज इसी तरह खाना बचता रहता और सुमन जी खुद भी बासी खाना खाने के साथ साथ सबकी थाली में भी बासी खाना सरकाती रहती। अरे नहीं भाई, ये मुझे परसों का रायता नहीं खाना सुमन जी, मैं तो आज के फ्रेश कढ़ी चावल से ही खुश हूँ। अरे ले लो ना जी, अब बच्चा है तो फेंकेगी थोड़ी ना, ले लो। थोड़ी वो भिंडी अंकुश को भी दे दे। मम्मी, उस भिंडी को 3 दिन होने को आया यार, अब तो बख्श दो उसे। बाबू ये पराठा। शिप्रा नाराजगी में सुमन जी की तरफ देखती है, लेकिन सुमन जी कहाँ मानने वाली थी। वो पराठा भी वो थाली में रखी देती है। फिर एक दिन, शिप्रा, आज तो संडे है, कुछ बढ़िया सा बनाओ ना यार, बड़े दिन से कुछ चटपटा सा नहीं खाया। अंकुश का इतना कहना था तो शिप्रा तो जैसे भरी हुई बैठी थी। कुछ चटपटा, खट्टा, मीठा, तीखा, फ्राइड मैं हर रोज बनाती हूँ, लेकिन आपकी पत्नी जो है ना मेरी जान, वो फ्रिज में भी बुर्ज खलीफा पे बुर्ज खलीफा सजाए हुए हैं। पहले वो निकलेंगे तब कहीं जाकर खाना शुरू होगा, और आज का बना फ्रेश खाना 5 दिन के बाद खाया जाएगा। शिप्रा बड़बड़ा रही थी, तभी सुमन जी भी कमरे में आ जाती हैं। क्या हुआ बहू, आज तो तुम्हारा पारा बड़ा ही हाई लग रहा है। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। चलो शिप्रा, फटाफट से कुछ बनाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। शिप्रा रसोई में जाकर बढ़िया सा पोहा और शाही टोस्ट रेडी करती है और सबके लिए टेबल पर लगा देती है। आ जाओ सब, नाश्ता रेडी है। सुमन जी अपने दोनों हाथों में 8-10 कटोरियां और डोंगे साधे हुए धीरे धीरे चली आ रही थी। क्या पोहा बनाया है यार शिप्रा, आज तो मजा ही आ गया। हाँ बहू, वास्तव में आज मजा ही आ गया सुबह सुबह बढ़िया फ्रेश पोहा खाकर। फ्रेश खाने की ना बात ही अलग होती है। मुझे शाही टोस्ट जरा और देना शिप्रा। अरे शाही टोस्ट की जगह ये रवे का हलवा खा लो। लो जी, आप भी ये थोड़ी सी खीर ले लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये शाही टोस्ट ही खाना है। ये 3 दिन पुरानी खीर आपको ही मुबारक। मम्मी यार, आप समझती क्यों नहीं हो कि इतना बासी खाना नहीं खाना चाहिए। तो क्या मैं ही पूरा खा लूं या अपने पेट से बांध कर सो जाओ, बताओ। मम्मी जी, मैं तो कहती हूँ कि कोई भी मत खाओ, आखिर इतना एक्स्ट्रा खाना बनाना ही क्यों है। हाँ, जिससे मेहमान भूखे चले जाए हैं। मम्मी, शिप्रा के आने के बाद बड़ी मुश्किल से तो हमें ये आपके 3 टाइम के बासी खाने से छुटकारा मिला था, लेकिन अब फिर से। बहुत सही कह रही है सुमन, आखिर बनाना ही क्यों है। आजकल ब्लिंकिट, जोमेटो और स्विगी से 20 मिनट में सब आ जाता है। आप भी कमाल करती हो, लोग फ्रेश फूड को बढ़ावा दे रहे हैं और हम मेहमानों के लिए बना बना कर रखे हुए बासी खाने से अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। अरे जब वो आएंगे तब फटाफट कुछ भी बन जाएगा या ऑर्डर कर लिया जाएगा। लेकिन सुमन जी कहाँ मानने वाली थी। और तुम ना अभी इस घर में नई हो, थोड़ा कम बोला करो। तुम लोगों को तो बैठे बिठाए बातें आ रही हैं। इतना कहकर ऐसी भरी गर्मी में 48 डिग्री के टेम्परेचर पर सुमन जी 4 दिन पुरानी खीर, 5 दिन पुराने छोले और 3 दिन पुराना चीला खाकर सोने चली जाती हैं। और थोड़ी देर बाद ही उनके पेट में जो गुड़गुड़ 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 शुरू होती है। अब ना उनको निगलते बन रही थी ना उगलते। अरे यार, आज तो ये 5वां चक्कर हो गया टॉयलेट का। आखिर ऐसा क्या खा लिया मैंने। अरे अब फिर से आ गई। और सुमन जी फिर से भागते हुए जाती है टॉयलेट, और शाम के 4 बजते बजते सुमन जी के चेहरे पर बज जाते हैं 12। बहू शिप्रा देखकर समझ जाती है। वो तुरंत अंकुश और संतोषी को डॉक्टर बुलाने के लिए कहती हैं। डॉक्टर आकर खड़े होते हैं, जिसे देखकर सुमन चौंक जाती है। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप अचानक, सब ठीक तो है ना। हाँ मम्मी, आप लेट जाओ, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसलिए ड्रिप लगवानी है। अरे लेकिन तुम लोगों को कैसे पता। हम लोगों को तो नहीं, ये शिप्रा बहू है ना जो तुम्हारा इतना ध्यान रखती है, उसे पता चल गया। अब तो छोड़ दो ये 3 टाइम का बासी खाना। क्या बासी खाना? अरे भाई, ऐसी गर्मी में सुबह का खाना शाम में खाना मुश्किल हो रहा है। आप बिल्कुल भी मत खाइए सुमन जी। जी डॉक्टर साहब, मैंने अभी नहीं, कभी भी ना खाने के लिए छोड़ दिया। सुमन जी के मुंह से ये सुनकर समझने लगता है।
लेखा और रजत एक ही ऑफिस में काम करते थे। लेखा अक्सर रजत को देखती थी कि वो कैसे सबसे बहुत अच्छे से बात करता है, सबकी मदद करता है। सुनो ललिता, तुम रजत को कब से जानती हो? हम दोनों तो 5 साल से इसी ऑफिस में काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा इंसान है। क्या बात है भाई, क्यों इतनी जांच पड़ताल हो रही है? अरे ऐसी, अब टीम का इंसान है तो नज़र तो पड़ती है ना। थोड़ी देर में लंच होता है। वो देखती है कि रजत एक महंगी सी कार में घर गया। ये तो वेल सेटल्ड सा लगता है, अच्छी खासी नौकरी भी है, रहन सहन भी अच्छा ही लग रहा है। समय बीतता है और दोनों की एक दूसरे से बात भी चालू हो जाती है। लेखा भी सीधी सादी सी थी, अपने काम से काम रखना बस। रजत भी उसे पसंद करने लगता है। और कौन कौन है आपके घर में? बस मैं और मेरी बड़ी बहन। उनकी तो शादी हो चुकी है, पापा भी रिटायर हो चुके हैं। मैं भी यहाँ नौकरी के लिए हूँ, हमारा घर यहाँ नहीं है। दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी कर लेते हैं। दोनों के घर वाले भी एक दूसरे को अपना लेते हैं। माँ, हमें बहुत दिन हो गए हमारे गांव वाले घर गए हुए, वहाँ चलते हैं ना, असली घर तो वही है। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी बेटा। गांव वाला घर? उसके बारे में तो तुमने कभी बताया नहीं। अरे कहा तो था, शहर में तो बस मैं नौकरी के लिए रहता हूँ, असली घर तो गांव में है। ये सुनकर लेखा को थोड़ा डर लगता है कि पता नहीं वो घर कैसा होगा। कुछ दिन बाद वो गांव जाते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर तो लेखा के होश ही उड़ जाते हैं। चारों तरफ भैंसे ही भैंसे बंधी होती है। उसकी सास जाते ही भैंसों से लिपट जाती है। आए रे मेरी लाडो, कैसी हो तुम सब? कितना मिस किया मैंने तुम सबको। और देखो तुमसे मिलने कौन आया है। जैसे तुम सब इस घर के सदस्य हो ना, एक ये नया सदस्य आया है। फिर वो लेखा को बुलाती है। अरे लेखा, आओ ज़रा, वहाँ क्या खड़ी हो? अपनी बहनों से मिलो। बहनें? ये इन भैंसों को मेरी बहनें बोल रही हैं, हद है। आई माँ जी। रजत, तुमने ये सब तो नहीं बताया मुझे कि ये तुम्हारा असली घर है। अरे तुमने मुझसे शादी की थी या मेरा घर कौन सा है ये देखकर? हाँ, फिर भी आजकल के ज़माने में तबेला किसके घर होता है? वो रजत से ये सब बातें कर रही थी तभी कामिनी आ जाती है। बहू, शहर में थे तब कोई बात नहीं थी, यहाँ तो तुम्हें पर्दा करना पड़ेगा। पर्दा मतलब कौन सी खिड़की पर लगाना है? हाय राम जी, ऐसा पर्दा भी नहीं पता क्या? रजत, तुमने कुछ बताया नहीं क्या इसे? रजत कुछ नहीं बोलता, वो इधर उधर देखने लगता है। जाओ पहले अच्छी सी भारी साड़ी पहन कर आओ, यह हल्की सी साड़ी पहनकर हमारी नाक कट जाएगी। लेखा बड़बड़ करते हुए कहती है। कहाँ फंस गई मैं? हर तरफ भैंसों की बदबू आ रही है और ये क्या गंदी सी साड़ी निकाल दी है जहाँ हर तरफ ये तारे तारे से चमक रहे हैं। तभी कामिनी आते ही चिल्लाती है। बहू, अभी तक साड़ी नहीं पहनी तुमने? जल्दी करो और बाहर आओ। लेखा जल्दी जल्दी वो साड़ी पहनकर बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास एक बड़ी सी बाल्टी हाथ में लिए हुए उसका इंतजार कर रही है। अरे पर्दा तो कर। पर्दा क्या होता है माँ जी? कामिनी कुछ कहती नहीं पर जाकर उसकी साड़ी का पल्लू सर से लेकर कमर तक खींच देती है। ये सब नखरे नहीं चलेंगे, यहाँ ये करना पड़ेगा। अब चलो जल्दी से ये बाल्टी पकड़ो और दूध दोना चालू करो। माँ जी, ये सब मुझे नहीं आता। हाँ हाँ पता है, अंग्रेज बहू। वो उसको भैंस के पास ले जाती है। देख लाडो, तेरी छोटी बहन आई है, चल अब इसे परेशान मत करना। हाँ, आराम से दूध दोने देना। अरे चल काम चालू कर। लेखा डरते डरते भैंस के पास जाती है। एक हाथ से पल्लू संभालती है, दूसरे से बाल्टी, और धीरे धीरे भैंस के पास जाती है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गई मैं? कहीं ये भैंस लात वात ना मार दे। वो कोशिश करती है पर तभी उसको एक जोरदार लात पड़ती है। वो धड़ाम से जाकर गिरती है, उसे लग जाती है। रजत, यहाँ से चलो, मैं नहीं रह सकती, यहाँ हर तरफ बदबू आ रही है। चलो, कहाँ चलो? यही मेरा घर है, हम बचपन से यहीं पले हैं। दोनों में बहुत लड़ाई होती है, पर रजत तो वहीं गांव का ही था, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। पर अब कामिनी लेखा को रोज सुबह 4 बजे उठाने लगी। अरे कब तक सोएगी? 4 बज रहे, पानी भरने नहीं जाना क्या? वो बड़ाम बड़ाम करती हुई कमरे में घुस जाती है। अरे उठो भी, कब तक सोओगी? और ये क्या गाउन पहन कर सो रही हो? माँ जी, आप कमरे में? हाँ, तो यहाँ कोई कुंडी थोड़ी ना होती है दरवाजों में। चल चल उठ, नहा ले और भैंसों के लिए चारा और पानी लेने चल।
वो ये नल का पानी नहीं पीती, उनके लिए नहर से पानी लाना पड़ता है। भैंसों के लिए पानी लेने जाना पड़ेगा और चारा मैं डालूंगी? अब ज्यादा सवाल जवाब मत कर, उठ और चारा डाल। लेखा अपने आंसू पोंछते हुए काम में लग जाती है। वो रजत को देखती है जो घोड़े बेचकर सो रहा था। ये कितने मजे से सो रहा है। मेरी जिंदगी झूठ बोलकर बर्बाद कर दी, अपने घर की हर बात मुझसे छुपाई। वो बेमन से अपनी सास के साथ पानी लेने जाती है। माँ जी और कितना चलना पड़ेगा? मुझे इतना चलने की आदत नहीं है। अरे अभी तो आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ, अभी तो 2 किलोमीटर है। हैं? क्या हम भैंसों के लिए इतनी दूर पानी लेने जा रहे हैं? भैंस मत बोलो ना, बेटियां हैं मेरी। लेखा चुप हो जाती है। 2-3 घंटे के बाद वो पानी लेकर आते हैं। लेखा सीधे कमरे में जाने लगती है। कमरे में कहाँ जा रही हो? हाँ, ये पानी भैंस के आगे रखो, फिर इनको नहलाओ। मैं नहलाऊं? हाँ तो घर की बहू हो, सब काम तो करने पड़ेंगे। लेखा सर पकड़ लेती है। जब हम शहर में थे तब ये कैसे बड़ी बड़ी कार्स में घूमते थे, महंगे महंगे होटल्स में खाते थे, और असल में कैसा निकला ये। वो भैंसों को नहलाने लगती है। मैं अपने दोस्तों के साथ गांव घूमने जा रहा हूँ, तुम चलोगी? इस गावड़े में है कुछ देखने के लिए? सोच लो, इन भैंसों को नहलाना है या फिर चलना है। वो फटाफट हाथ धोकर जाने लगती है कि कामिनी आ जाती है। अरे कहाँ चली? अभी तो 2 को ही नहलाया है, बाकी भी तो बची हैं। लेखा फिर से भैंसों को नहलाने लगती है। तभी कामिनी अपनी भैंसों को देखने आती है। जरा देखो तो महारानी कैसे साफ कर रही है भैंसों को। ये क्या हाल बना रखा है, पूंछ भी ठीक से नहीं धोई। हमारा जमाना होता तो भैंसें चमचमाती रहती। माँ जी, सुबह मुन्ना को स्कूल भेजने में देर हो गई, इसलिए वक्त नहीं मिला, पर अभी चारा डाल दिया है। हाँ हाँ, अब तो बहुओं को सब कुछ ऑफिस और मोबाइल में ही दिखता है। भैंसों की सेवा करना तो जैसे भूल ही गई है। तुम्हारी आदत ना घर का सत्यानाश कर देगी। माँ जी, मैं तो सारा काम समय पर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आपकी उम्मीदें इतनी ज्यादा है कि भगवान भी आ जाए ना तो पूरी ना कर पाए। देख रहे हो ना आप अपनी बहू की जुबान, यह तो आजकल की लड़कियों का हाल है। और भाग्यवान, तुम भी तो अपनी सास से इसी तरह बहस करती थी। मैं तो तब भी चुप था और अब भी चुप हूँ। कामिनी चुप हो जाती है। इतनी ही देर में एक भैंस जोर जोर से रंभाने लगती है। अरे इसे क्या हो गया? मुझे क्या पता, मुझे इनकी भाषा थोड़ी ना समझ में आती है, आप ही देखिए। कामिनी उसके पेट पर हाथ फेरती है। इसका पेट खराब है। है? अच्छा, अब ये कि इनको नहलाना छोड़ और इसके लिए दवाई बनाओ। मैं खाना खा लूं? वहां तो हम नाश्ता भी करते थे, यहाँ सुबह से सिर्फ चाय पी है। हाँ हाँ तो खा लेना, पर पहले इसकी दवाई बना। लेखा बड़बड़ करते हुए चली जाती है। ये क्या तरीका है रजत, तुम अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोलोगे? मैं क्या यहाँ सारा दिन भैंसों का ही काम करती रहूंगी? इसीलिए शादी की थी मुझसे? मैं नहीं बोल सकता अपनी मम्मी को। अब ये तुम्हारा ससुराल है, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा और हर काम करना पड़ेगा। इतनी ही देर में कामिनी की आवाज आती है। अरे बना ली क्या दवाई? आ रही हूँ माँ जी। एक तो वो आपकी भाभी का बेटा मुन्ना सारा दिन चाची चाची करके दिमाग खराब कर देता है। मैं ही उसको खाना खिलाऊं, उसे नहलाऊं, ये क्या तरीका है? रजत कुछ नहीं कहता, वो चला जाता है। इतनी ही देर में एक भैंस गोबर कर देती है। अरे इसका पेट खराब था ना, ये तो होना ही था। चलो कोई ना, उठा लो अब। मैं? अरे तुम नहीं उठाओगी तो क्या मैं उठाऊंगी? मेरी सास ने मेरे रहते कभी गोबर नहीं उठाया, और तुम मेरी बहू हो तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। लेखा अपनी नाक पर कपड़ा बांधकर झाड़ू और पानी से थोड़ी सी सफाई कर देती है। अरे अरे लेखा, ये क्या कर रही हो? गोबर उठाने का ये कौन सा तरीका है? आधा गोबर तो वहीं पड़ा है। माँ जी देखिए, मैंने सफाई कर दी है, अगर थोड़ा बहुत बचा है तो बाद में कर दूंगी। हाँ नहीं, बाद में कुछ नहीं होगा, अब भी साफ कर। हमारे ज़माने में ऐसा काम अधूरा छोड़ने का सवाल ही नहीं था। माँ जी, हर चीज़ आपकी तरह करना संभव नहीं है, मैंने जितना हो सका कर दिया, अब आप खुद चाहे तो देख लीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? अब मुझे काम करना पड़ेगा? अरे बहू हो, बहू की तरह रहो। ये जवाब देने की आदत ना बंद कर दो। अगर आप हर छोटी बड़ी बात पर टोका टाकी करेंगी ना तो कभी कभी जवाब देना पड़ता है। सास बहू की बहस सुनकर रामलाल और मुन्ना वहां आ जाते हैं। अब आप इसे समझाओ, यह बहू हमारे तौर तरीकों के खिलाफ जाती है। भैंसों को ठीक से देखना तो दूर, मुझसे बहस करती है।
माँ जी मैंने भैंस का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन अगर आप हर काम में कमियां निकालेंगी तो फिर कुछ भी सही नहीं लगेगा। क्या हुआ कामिनी जी? दूर से आपकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, सब ठीक तो है ना? इस बहू ने भैंस का क्या हाल बना रखा है और उल्टा मुझे जवाब दे रही है। अरे कामिनी जी, बहू काम तो कर रही है, अब अगर थोड़ी गड़बड़ी हो भी जाए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। आप लोग ना छोटे छोटे मुद्दों पर हंगामा मचा देते हो। अब बस भी करो भगवान, तुम दोनों हर समय लड़ती रहती हो। भैंस को भूसा चाहिए, ना कि तुम्हारी बहस सुनने की सजा। दादी और चाची की ये लड़ाई टीवी सीरियल से ज्यादा मजेदार है। चुप कर, ज्यादा नटखट बनने की जरूरत नहीं है। मुन्ना तुम ही हमारे जज बन जाओ, बताओ किसकी गलती है? दोनों की, लेकिन अगर आप दोनों मिलकर काम करें तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। अगले दिन फिर सास और बहू दूध निकालने की तैयारी कर रही थी। अरे जरा तेज चल, कब से कह रही हूँ बाल्टी और मग उठा ले, लेकिन तू वही धीमी चाल में आ रही है। माँ जी मैं आ रही हूँ ना, सुबह से लगातार काम कर रही हूँ, थोड़ा तो धैर्य रखिए। अरे अगर तुझसे ये छोटा सा काम भी ठीक से नहीं होता तो बड़ी बड़ी बातें करना तो बंद कर। माँ जी अगर आपकी निगरानी ना होती तो मैं शायद सारा काम और बेहतर कर पाती। कामिनी और लेखा के बीच तकरार जारी रहती है। इसी बीच भैंस अचानक से जोर से रंभाने लगती है और दूध निकालने की बाल्टी पलट जाती है। अरे बाप रे, ये क्या किया तूने? सारी मेहनत बर्बाद कर दी। अब इस दूध का क्या होगा? माँ जी ये मेरी गलती नहीं है, आप ही भैंस के पास खड़े खड़े चिल्ला रही थी, इसी वजह से वो घबरा गई। ओहो, अब मेरी गलती हो गई। तेरी लापरवाही की वजह से सब बर्बाद हुआ और दोष मुझ पर डाल रही है। झगड़े को सुनकर रामलाल और मुन्ना वहां पहुंचते हैं। अब क्या हो गया? ये दूध क्यों फैल गया? दादी और चाची की बहस में भैंस भी परेशान हो गई होगी। उसने सोचा होगा दूध ही गिरा देती हूँ, शांति हो जाएगी। तू तो चुप ही कर, हर समय मजाक नहीं करते। माँ जी अब दूध तो गिर गया, जो हुआ सो हुआ, मैं इसे साफ कर देती हूँ। ठीक है साफ कर दे, लेकिन अगली बार थोड़ा ध्यान रखना। लेखा चुपचाप सफाई करने लगती है। माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। सब अपने अपने कमरों में बंद हो जाते हैं। शाम को जब लेखा बाहर आती है तो देखती है कि एक भैंस नहीं है। वो घबरा जाती है और कामिनी को बुलाती है। माँ जी जल्दी आइए, तबेले में नहीं है। क्या भैंस नहीं है? ये कैसे हो सकता है? कल रात तो इसे बांध कर रखा था। पता नहीं माँ जी, मैं सुबह जब आई तो भैंस का कोई नामो निशान नहीं था, रस्सी भी टूटी पड़ी है। जरूर तेरी लापरवाही का नतीजा है। अगर तूने सब ठीक से चेक किया होता तो यह नहीं होता। माँ जी मैंने सब कुछ चेक किया था, लेकिन अगर रस्सी कमजोर हो तो इसमें मेरी क्या गलती? क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही हो? देखिए इस लेखा की वजह से क्या हो गया। नहीं पापा जी, मैं तो खुद परेशान हूँ, शायद किसी ने भैंस को खोल दिया होगा। दादी हो सकता है कि भैंस खुद ही आपके झगड़ों से तंग आकर भाग गई हो। चुप कर, हर बात में मजाक करना बंद कर। अब जल्दी से सब लोग भैंस को ढूंढो। सभी भैंस को ढूंढने निकलते हैं। तबेले के आसपास के खेतों और गांव की गलियों में खोजबीन होती है। इसी दौरान रघु भी उनकी मदद के लिए आता है। राजत तू भी देख, कहीं आसपास ही होगी। हमारी भैंस है, कहीं दूर नहीं जा सकती। माँ जी हो सकता है भैंस खेतों के उस तरफ चली गई हो। मुन्ना और मैं उधर जाकर देखते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर भैंस नहीं मिली ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। मुन्ना और लेखा खेतों की तरफ जाते हैं, जबकि रघु और रामलाल दूसरी दिशा में खोजते हैं। थोड़ी देर बाद मुन्ना चिल्लाता है, चाची इधर आइए, भैंस यहाँ पेड़ के नीचे है। सभी लोग दौड़कर वहां पहुंचते हैं। भैंस पेड़ के नीचे आराम से बैठी थी, लेकिन उसकी रस्सी पूरी तरह टूट चुकी थी। देखो ये सब ना तेरी लापरवाही का नतीजा है लेखा। अगर तूने रस्सी ठीक से बांध दी होती तो ऐसा नहीं होता। माँ जी मैंने रस्सी ठीक से ही बांधी थी, लेकिन पुरानी रस्सी थी इसलिए टूट गई। अब बार बार दोष देना बंद करें और भैंसों को घर ले चले। सही बात है, भैंस को घर ले चलते। अगली बार एक नई और मजबूत रस्सी ले आना। दादी आप चाची पर गुस्सा मत कीजिए, भैंस ने मुझे बताया कि वो ताज़ी हवा खाने गई थी। भैंस सकुशल घर आ जाती है और कामिनी को चैन की सांस आती है। सबका पूरा दिन खराब करके वो तो रात को चैन से सो जाती है। रजत ये क्या जिंदगी हो गई है मेरी, सारा दिन बस भैंस तबेला चारा इन्हीं के आसपास गिरी रहती हूँ। इन चक्कर में नौकरी भी हाथ से चली गई। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ बस। देखते हैं, चलते हैं एक दो दिन में। लेखा तो वहां से जाने के नाम पर ही खुश हो रही थी, पर अगली सुबह कामिनी फिर से हंगामा मचा देती है। अरे लेखा, इस भैंस को कब नहलाएगी? पूरी गली में हमारी हंसी उड़ा रहे लोग। भैंस से बदबू उठ रही है।
अम्मा जी कल ही तो नहलाया था गौरी को, बारिश हो गई थी फिर गंदी हो गई होगी। तू ना बहाने मत बना, भैंस को साफ रखना तेरा काम है। जब से घर आई है कोई काम ढंग से नहीं किया। अम्मा जी भैंस नहलाना तो मेरा काम है, लेकिन उसका गोबर हर जगह फैला होता है, उसे कौन साफ करेगा? क्या कहा? क्या तुम मुझे ताने मार रही है? मैंने अपनी जवानी में 10-10 भैंसे संभाली है और तू एक को नहीं संभाल सकती। क्या जवानी में सासू माँ ने भैंसे संभाली थी या फिर पड़ोसियों से काम करवाया था? लेखा चुपचाप बाल्टी लेकर भैंस को नहलाने लगती है। कामिनी वहीं खड़ी होकर निर्देश देने लगती है। साफ पानी डाल, ये क्या गंदा पानी डाल रही है? और हाँ, उसके कानों के पीछे सफाई करना मत भूल, बदबू वहीं से आती है। जी अम्मा जी कर तो रही हूँ सब। उसी समय पड़ोस की कमला काकी आती है। अरे भाई क्या हुआ, सुबह सुबह इतनी चिल्ला क्यों रही हो? क्या बताऊं कमला, मेरी बहू इतनी आलसी है, भैंसों को नहला भी नहीं सकती। पूरे गांव में हमारी नाक कटवा दी इस बदबू ने। अरे बहू सासू माँ को ना ज़्यादा सीरियसली मत लो, ये तो खुद भी भैंस को देखकर भाग जाती थी। अरे चुप कर कमला, तू क्यों बीच में टांग अड़ा रही है? लेखा मन ही मन सोचती है कि ये भैंस तो बहाना है, सासू माँ को बस कुछ न कुछ बोलने का मौका चाहिए। कामिनी कमला काकी के साथ चटकारे ले लेकर बहू की बुराइयां कर रही थी और लेखा अंदर ही अंदर कल वाली बात सोच रही थी कि रजत ने कहा है 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे, पर उसे पता था वो दिन कभी नहीं आने वाला। उसकी पूरी जिंदगी अब भैंसों के बीच ही निकलने वाली थी। चालाकी वो चीज़ है जो अच्छे से अच्छों के साथ खेल खेल जाए। सोचिए क्या हो अगर देवरानी का दिमाग जिठानी से ज़्यादा हो। साधना और कंचन देवरानी जिठानी थी, कंचन देवरानी और साधना जिठानी। लेकिन कंचन चंट चालाक और साधना सीधी सी भोली सी। क्या माँ जी अब क्यों इतने दुख सहती हैं? अरे आपको ज़रूरत ही क्या है जिठानी जी के जुल्म सहने की, बस सिर्फ इसलिए कि उनके पास पैसा है। अरे पर साधना ने क्या जुल्म कर दिया मुझ पर, और मैं क्यों भला किसी के जुल्म सहने लगी? वही तो मैं बोल रही हूँ। अरे आपको क्यों नहीं दिखता? बोलिए जेठानी जी आपको कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? इस्तेमाल? अरे मैं क्या कोई डिटर्जेंट पाउडर हूँ जो कोई मुझे इस्तेमाल कर लेगा? माँ जी बुरा न माने, लेकिन आप हैं डिटर्जेंट पाउडर ही। ये बताइए आप ही क्यों ड्राइंग रूम में सोए? अरे सास है आप, कोई पेइंग गेस्ट बोले तो पीजी नहीं है। अरे वो क्या है ना, एक ही कमरे का तो मकान है बेटा, तो बहू की प्राइवेसी। हर ड्राइंग रूम बड़ा है तो सोने में कोई तकलीफ नहीं है। अरे तो क्या हुआ, जेठानी जी की शादी को हो भी तो गए हैं 14 साल, आप काहे की प्राइवेसी? अब मेरी ही शादी को 2 साल हो गया, राघव है साथ में, तो कौन सा प्राइवेसी चाहती हूँ? आइए मेरे पास रहिए, मैं ना सुलाऊं आपको डनलप के गद्दे में डबल बेड पर बच्चों के साथ, तो बोलना। अरे लेकिन अब मुझे ना यहाँ रहने की आदत हो गई है कंचन। काहे की आदत? बस आप मेरे साथ चलो, बरेली में रहना मज़े से। लेकिन मेरी शादी तो यहाँ मेरठ में हुई, मैं बरेली में कैसे रहूँगी? फिर मीना मेरी बेटी भी तो यहीं रहती है, उसका ससुराल लोकल है, मैं खुश हूँ यहाँ पर। तभी कंचन की जिठानी साधना आ जाती है। कंचन कुछ चाहिए तो नहीं? वो पास में मायके गई थी, तुम आराम से तो हो ना? मैं तो आराम से हूँ, लेकिन सासू माँ का तो थोड़ा ख्याल रखा करिए साधना दीदी। साधना परेशान हो जाती है कि क्या सास उसके साथ खुश नहीं है। वो सास की ओर देखती है, सास सर नीचे कर लेती है। भाभी माँ जी क्या ही बोलेंगी, खैर मैं बाज़ार जा रही हूँ, आप रात का खाना बना लेना। कंचन के बाहर जाती ही साधना सास से बात करती है। माँ जी हम 15 साल से साथ रह रहे हैं, कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए ना। अरे नहीं, वो कंचन बोल रही थी कि मुझे ड्राइंग रूम में क्यों सुलाती हो। वैसे बात तो सही है उसकी, पर माँ जी यहाँ तो सिर्फ एक ही कमरा है, आप तो जानती ही हैं। देख बहू, हमारी भी सास ना साथ थी, हम भी एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन सास को कभी अकेले नहीं सोने दिया। बाकी बात तो दुनिया यह भी कर रही है, क्या 15 साल बाद भी कौन सी प्राइवेसी चाहिए तुझे? साधना को सास की बात से दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। रात का खाना बनाकर वो सास के सामने रखती है कि कंचन हाथ पकड़ लेती है। क्या है दीदी, आप तो सच्ची माँ जी को जान से मारने पर लगी हैं।
अरे ये क्या दे रही है खाने को उनको? घी लगी रोटी और ये तेल वाली सब्जी। माँ जी, आज ये खाना आप खा लीजिए, लेकिन कल से आपके लिए खाना मैं बनाऊंगी। साधना, जो कि छोटे शहर की सीधी सी लड़की होती है, उसे समझ में नहीं आता कि सास को क्या सच्ची किसी अलग तरह के खाने की ज़रूरत है। मैं भी वही कहूँ कि आखिर ये रेखा है तो मेरी ही उम्र की, लेकिन मुझसे इतनी छोटी कैसे लगती है। माँ जी, कौन रेखा? वो रीटा की सास? अरे कंचन सही कहती है, तेरी तो सोच ही छोटी है। रीटा की सास के आगे तो तेरी दुनिया है ही नहीं। अरे मैं तो रेखा, वो फिल्म हीरोइन रेखा है सिलसिले वाली, उसकी बात कर रही हूँ। मेरी ही उम्र की है वो। कैसी बात करी माँ जी? उन लोगों के पास नौकर चाकर होते हैं जो उनकी डाइट का ख्याल रखते हैं। सुबह जूस, दोपहर को ड्राई फ्रूट्स, साथ में फ्रूट्स और सादा खाना, और साथ में सब्जी पनीर, ये सब भी तो होता है। हाँ, तो बहू का फ़र्ज़ नहीं होता? क्यों माँ जी? अरे माँ जी ने भी तो अपनी सास को आराम से रखा था। क्यों माँ जी, आप भी तो ख्याल रखती थी उनका, तो क्या आप नौकर हो गए थे? और नहीं तो क्या, सही तो कह रही है कंचन बहू। तू ना साधना, अब कल से कंचन के कहने पर ही मेरे लिए खाना बनाना। साधना, जिसने पिछले 15 साल की शादी में कभी सास का विरोध नहीं किया, वो इस बात को भी मान लेती है। अगले रोज़ सुबह साधना का पति नरेश कहता है, अरे क्या बात हो गई, तुम इतने जल्दी कैसे उठ रही हो? साधना पति की बात सुनकर रोने लगती है। अरे मेरी जान, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? सौरभ या कंचन से कोई बात हुई है क्या? अगर हुई भी है तो परेशान मत हो, 2-3 महीने रहकर चले जाएंगे। बोलो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी के आने से क्यों दुखी हूँ? बस वो क्या है ना, माँ जी का खाना अब चेंज हो रहा है, तो कैसे क्या बनाना है वो कंचन सिखाएगी, इसलिए आज जल्दी उठ रही हूँ। पहले बाकी घर वालों का खाना बना दूँ, फिर सासू माँ का अलग से बनाना होगा। माँ का खाना अलग से क्यों? बस फिर क्या था, वो पति को सारी बात बता देती है। ये क्या बात होती है? तुम बड़ी हो, जेठानी हो, तो वो देवरानी होकर तुम्हें चला रही है। यह तो ठीक नहीं है साधना, इतना सीधा होना भी ठीक नहीं है। तो मैं क्या लड़ती? कुछ दिनों के लिए ये लोग आए हैं, लेकिन बस यही है कि घर के सारे काम के बीच में 2 तरह का अलग अलग खाना बनाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। नरेश समझ जाता है कि सीधी सादी साधना को कंचन परेशान कर रही है। अब क्या था, बीवी जेठानी नहीं बन सकी तो क्या, पति जेठ बनने को तैयार हो जाता है। साधना तैयार होकर बाहर जाती है तो देखती है कि सास चाय की राह देख रही होती है। अरे साधना, क्या हो गया? आज तो चाय ही नसीब नहीं हुई। माँ जी, वो ये बोल रहे थे कि आप चाय नहीं पियेंगे आज। नरेश, नरेश, क्यों नहीं पीऊंगी चाय? तभी नरेश आ जाता है। माँ, आपको कंचन रेखा बनाना चाहती हैं और आप है कि निरूपा रॉय बन रही है। अरे चाय में चीनी होती है जिससे उम्र दिखती है। आप बिल्कुल चीनी वाली चाय नहीं पियेंगी, आप आज से जूस पियेंगी। वैसे कंचन कहाँ है? कंचन, ओ कंचन। कंचन, जो अभी तक सोकर भी नहीं उठी थी, आंख मलती हुई बाहर आती है। कंचन क्या है, माँ का थोड़ा तो ख्याल रखा करो। कल ही लेक्चर दिया है कि माँ का ख्याल रखना है और आज देर तक सो रही हो। जाओ, माँ के लिए फ्रेश फलों का जूस लेकर आओ। मैं लाती हूँ ना। हाँ, तुम भी लाओगी, लेकिन मेरे और अपने लिए चाय। जाओ, चाय लेकर आओ। साधना 2 कप गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आती है। चाय देखकर सासू माँ का मन तो ललचाता है। अरे जिसने बरसों से सुबह चाय पी हो, 70 साल, वो कैसे जूस पी सकती है सुबह सुबह? लेकिन क्योंकि कंचन बहू का सर ऊपर रखना है तो वो शांत रहती है। दोनों मियाँ बीवी बैठकर चाय पी रहे होते हैं और कंचन फलों को धोकर, छिलकर, काटकर जूस बनाती है और मन ही मन सोचती है, ये क्या किया मैंने, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा खासा साधना भाभी मेहमान नवाजी कर रही थी। कंचन सास को जूस देती है और उधर नरेश, साधना, जल्दी से मेरा खाना तैयार कर दो। और हाँ, माँ के लिए जो भी बनाना है वो कंचन तैयार कर देगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है। कंचन, माँ का खाना तुम बना दो, ये साधना दोनों खाना नहीं बना पाएगी। हाय रे फंस गई कंचन। वो सास का खाना बनाती है, लेकिन जैसे ही नरेश ऑफिस के लिए निकलता है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। माँ जी, ये क्या बात होती है? साधना भाभी तो आपका एक काम नहीं कर रही। मैं देख रही हूँ कैसे पति और अपने लिए चाय और कैसे खुद के लिए खाना। अरे मैं तो कुछ दिन में चली जाऊंगी, फिर कौन ख्याल रखेगा आपका?
अरे वो तो पता नहीं बहू, लेकिन जो खाना आज तूने खिलाया है बहुत ही अच्छा है, मज़ा आ गया बाजी वाह। मैं कल से बना दूंगी। पता नहीं इन्होंने इतना बिजी कर दिया था तो। मैं थक गई हूँ, चाय दे दीजिए मुझे। अपने घर में भी काम करो और आपके घर में भी। साधना जल्दी से कंचन को चाय देती है। कंचन नरेश के होने पर शांत रहती, लेकिन उन लोगों के घर से जाने के बाद साधना पर खूब जुर्म ढाती। 2-3 दिन बाद भला हो कंचन का, जो रोज़ मेरी डाइट का इतना ख्याल रखती है। मैं तो सोच रही हूँ इसके जाने के बाद क्या होगा। उसका भी मैंने सोच रखा है माँ। कंचन को मैं कल ही भेज रहा हूँ। वो क्या है ना, छोटे का फ़ोन आया था, उसे खाना पकाने में और दूसरे काम में दिक्कत हो रही है। साथ में आपकी भी टिकट कर दी है, आप भी साथ जाइए, क्योंकि कुछ महीने आपको इसी डाइट को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है। वैसे भी कंचन मेरा बहुत ख्याल रखती है, उसके साथ मेरा मन ज़्यादा लगता है। सास की बात सुनकर साधना को दुख होता है। 15 साल से सास को साथ रखा और कल की आई देवरानी पर ज़्यादा प्यार, लेकिन क्या करती, शांत हो जाती है। उधर कंचन मन में सोचती है, चलो अब बुढ़िया की सारी पेंशन मेरी होगी। घर बनाऊंगी, घर सजाऊंगी और ढेर सारी शॉपिंग किया करूंगी। इसके लिए एक नौकरानी रख दूंगी। तभी बेल बजती है और सामने खड़ी होती है मीना, साधना और कंचन की ननद। माँ तो जा रही है भाभी के साथ मेरठ। क्यों, फिर मैं कैसे रहूंगी? अरे तू अपने ससुराल में रहेगी जैसे रहती है। मेरा मन ना कंचन के साथ लग गया है। हाँ ये भी ठीक है। वैसे भी साधना भाभी मेरे लिए माँ के समान ही है। उन्होंने कभी मुझे ननद नहीं बेटी माना है। हाँ हाँ ठीक है, तो रह अपनी साधना भाभी के पास, और ये ले इस महीने के मेरे पेंशन के पैसे। और हाँ, अगले महीने से मेरी सारी पेंशन मैं तुझे ऑनलाइन भेजा करूँगी, ठीक है? क्या आपकी पेंशन के पैसे आप मीना को दे देती हैं? और नहीं तो क्या, मेरी बेटी का हक है मेरे पैसों पर, उसे कौन देगा? दोनों भाइयों से तो उसे कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं नहीं ले जाऊंगी फिर आपको अपने साथ। अरे पेंशन की लालच में तो आपको ले जा रही थी, लेकिन फक्कड़ सास को कौन रखता है? सास कंचन की बात सुनकर हैरान हो जाती है। साधना रखती है फक्कड़ सास को। कंचन, तेरा ये असली रूप होगा ये मैंने नहीं सोचा था। मुझे माफ़ कर दे साधना बहू, मैं तुझे समझ नहीं पाई। और कंचन, निकल अभी के अभी यहाँ से, शक्ल ना दिखाना अब कभी भी। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। कंचन चली जाती है और पूरा घर फिर से साधना के साथ खुशी खुशी रहता है। अरे कावेरी, ये लो लड़की वाले भी आ गए। हाँ रिया जरा देखना तो मंडप अच्छे से सजाया है ना, कुछ बाकी तो नहीं है? जी माँ, मंडप फूलों से सजा दिया है, बहुत सुंदर लग रहा है। अरे लगना भी चाहिए, हमारे घर के लाडले बेटे आकाश की शादी है भाई, ऐसे कैसे कोई कमी रहने देंगे हम। हाँ चलो, अब लड़की वाले भी आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं और लड़की और लड़के को मंडप में ले आते हैं। वैसे भी लड़की वाले को बहुत ज़्यादा देरी हो गई है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। हाँ हो चलो सब, तुम लोग लड़की को लेकर आओ, मंडप में हम लड़की वालों को देखते हैं। जी पापा। अरे बधाई हो समधन जी आपको। जी आपको भी समधन जी। अब आपकी बेटी को छोड़िए, इसे रिया ले जाएगी मंडप पर। अब तो कविता हमारी हो गई है, आपकी नहीं रही। जी बिल्कुल बहन जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद ही कोई भी दुल्हन का चेहरा देख पाता है, वरना ना अपशगुन हो जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी दुल्हन का चेहरा ना देख पाए। अरे हाँ, हम ना इस शादी में कोई भी अपशगुन नहीं होने देंगे बहन जी। अब हम अपनी कविता बहू का चेहरा शादी के बाद ही देखेंगे। जा बेटा, तेरे ससुराल का मंडप तेरा इंतज़ार कर रहा है। आइए भाभी, आपको पता है भैया ने स्पेशली आपके लिए ये मंडप तैयार करवाया है। आपको सफ़ेद और लाल फूल पसंद है ना, ये सब आपके लिए ही उन्होंने सजाया है। आप घूंघट में से अच्छे से अपने ससुराल के मंडप को देखिएगा। हाँ बहू देख ले, इसी मंडप के बाद तो तुम्हें हमारे घर आना है। हाँ देखो, मंडप पे भी तुम्हारा नाम कैसे सजा हुआ है, आकाश की कविता, कितना सुंदर लग रहा है। भाभी आप चेहरा नहीं दिखा सकती, लेकिन बात तो कर सकती है ना। बताइए ना कैसा लगा आपको आपकी ससुराल का मंडप? आइए अब ना आप भैया के पास खड़ी हो जाइए। कैसा लगा तुम्हें मंडप?
बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा तुम्हें चाहिए था। तुमने कहा था ना कि तुम्हें सफ़ेद और लाल फूल पसंद है, तो मैंने ठीक वैसा ही बनवाया है। मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी का मंडप हमें पूरी जिंदगी याद रहे, है ना सुंदर? अब लड़की के माता पिता लड़की का कन्यादान करेंगे। जी पंडित जी। हमेशा खुश रहो बेटा। मेरी दुआ है कि तुम शादी के बाद हर सुख को पाओगी। अब दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा। पंडित जी, हमारे यहाँ रिवाज है कि दुल्हन का चेहरा शादी के बाद ही देख सकते हैं, नहीं तो अपशगुन होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर रिवाज है तो हम उसे तोड़ नहीं सकते। दूल्हा घूंघट के अंदर ही मांग को भरेगा। आकाश और कविता की शादी बड़े धूमधाम से हुई। अब कविता की विदाई हो रही थी, जिसमें सबकी आंखें नम हो गई थी। बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपकी बेटी को बहुत अच्छे से रखेंगे और उसका बहुत ध्यान रखेंगे। बहन जी, अब सारे मेहमान जा चुके हैं, इसलिए मैं और इसके पापा आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। ज़रा आप कमरे में आएंगे? हाँ, आइए ना बहन जी। हाँ, चलिए भाई साहब। क्या हुआ बहन जी, आपको क्या बात करनी है? समझ में नहीं आ रहा आपको कैसे बताएं। देखिए, हम इस चीज़ के लिए आपसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहते हैं। अरे ऐसा तो क्या हुआ है जो आप माफ़ी मांग रहे हैं? मंडप में हमारी बड़ी बेटी कविता नहीं बल्कि दिव्या बैठी थी आकाश के साथ। लेकिन शादी तो आपकी बड़ी बेटी कविता की तय हुई थी हमारे आकाश के साथ। हाँ भाई साहब, ये क्या मजाक है? आपने मंडप में दुल्हन बदल दी, ये क्या कर दिया आपने? मैं जानता हूँ आप सबको बहुत बड़ा धक्का लगा होगा, लेकिन कविता आज ही शादी के पहले ही घर से कहीं चली गई। उसने खत छोड़ा है कि उसे अपना करियर बनाना है। वो आप सबके सामने नहीं आना चाहती थी, इसलिए घर से ही कहीं चली गई। हमने कविता को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। आपकी और हमारी इज्जत दांव पर लगी हुई थी, इसलिए दिव्या ने अपनी बड़ी बहन की गलती को सुधारने के लिए खुद मंडप में आने का फैसला कर दिया। लेकिन शादी सिर्फ आपकी बेटे की नहीं थी ना, मेरी भी थी। मुझसे एक बार पूछ लिया होता। आपने पूछना तो छोड़िए, बताना भी जरूरी नहीं समझा। ये आपने क्या कर दिया बहन जी, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। देखिए बहन जी, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन यकीन मानिए हमने ये सब बस आपकी और हमारी इज्जत बचाने के लिए किया है। और आप सब प्लीज़ दिव्या को अपना लीजिए। कावेरी, अब तो शादी हो गई है, मुझे लगता है हम सबको अब आगे बढ़ना चाहिए। इन लोगों ने भी हमारी इज्जत बचाने के लिए ही तो ये सब किया है। हाँ कावेरी, अब यही सही रहेगा, क्योंकि शादी तो हो गई है, अब इसे निभाने का समय आ गया है। मैं इस धोखे को कभी नहीं भूल सकता। आकाश, सुन तो बेटा। भाई साहब, हमारे किए की सजा अब दिव्या को मत दीजिए। उसका कोई कसूर नहीं है, उसने तो इन दोनों घरों की इज्जत को बचाया है। हाँ कावेरी, दिव्या को अब अपने घर ले चलो, उसका गृह प्रवेश भी बाकी है। देखिए बहन जी, मैं ये तो नहीं कह सकती कि आपकी बेटी को कोई दुख नहीं होगा, लेकिन आकाश का गुस्सा शांत होने में वक्त लगेगा, इसलिए दिव्या को थोड़ा सब्र करना होगा जब तक ये बात ठंडी नहीं हो जाती। माँ जी, मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे मैं आपकी माफ़ी पा सकूँ। अब चलो सब बाहर, बहू का गृह प्रवेश करवाना है। जिस शादी का सबको इंतज़ार था, वो शादी हुई तो सही, लेकिन उसकी खुशी अब किसी के चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही थी। आकाश खुद के साथ हुए इस धोखे को भूल नहीं पा रहा था, इसलिए अब वो दिव्या से नाराज़ था। देखो दिव्या, आज जो कुछ भी हुआ है उससे आकाश काफ़ी नाराज़ है। हो सकता है कि वो तुम्हें भला बुरा भी कह दे, लेकिन अगर तुम्हें इस शादी को निभाना है तो तुम्हें सबका दिल जीतना होगा घर में। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैंने तुम्हें अपनी बहू मान लिया है, लेकिन हम सब भी कोशिश करेंगे कि तुम्हें अपना सके, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा वो मैं नहीं कह सकती। जी माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को। चलो अब अंदर जाओ कमरे में। जी, मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। आप चले जाइएगा, पर पहले मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज़, एक बार। जब तुम्हें मुझे सब बताना था तब तो बताया नहीं, अब क्या फ़ायदा कुछ भी कहने का। जब दीदी ने ये सब किया तो हम सब बहुत परेशान हो गए थे। हम आप सबको बताना भी चाहते थे, लेकिन तब तक मेहमान पहुंच चुके थे मंडप में।
इसलिए हमने दोनों परिवार की इज्जत को बचाने के लिए ये सब किया। अब सफाई देने से कोई फायदा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे अपना लीजिए, लेकिन हम दोनों इस शादी को एक मौका तो दे सकते हैं ना। मैं अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन आप बाहर मत सोइए। मैं यहाँ बिस्तर के एक कोने में सोऊंगी, आप दूसरे पर। इससे परिवार वालों को भी हमारी टेंशन नहीं होगी। प्लीज़। ठीक है। आकाश का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन दिव्या की कोशिश जारी थी कि वो पूरे परिवार का दिल जीत सके। इसलिए उसने शुरुआत की सबके पसंदीदा खाना बनाने से। आज सबकी पसंद का खाना बनाऊंगी। वैसे भी कहते हैं कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। हे भगवान, प्लीज़ सबको खाना पसंद आ जाए। अरे दिव्या, तुम सुबह सुबह यहाँ? हाँ माँ जी, वो मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी। आप एक बार देख लीजिए ना, सबको पसंद आएगा कि नहीं। वैसे तुमने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया है, और दिखने में तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं ये खाना टेबल पर लगा दूँ? हाँ, लगा दो। दिव्या टेबल पर खाना लगा देती है। अरे वाह, आज इतना कुछ है नाश्ते में। वाह, गार्लिक ब्रेड। माँ, आपने इतना कुछ बनाया? अरे मैंने नहीं, दिव्या ने बनाया है। ओह, आपको क्या लगता है कि खाना खाकर हम सब आपको माफ़ कर देंगे? रिया, ये क्या तरीका है बात करने का? अरे माँ जी, कोई बात नहीं, आप नाश्ता कीजिए ना। आकाश, आ जाओ, नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे दिव्या ने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है, थोड़ा सा तो खा लो। नहीं, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा, अभी भूख नहीं है। दिव्या की कोशिश आकाश का गुस्सा कम नहीं कर पा रही थी, लेकिन दिव्या ने भी सोच लिया था कि वो अपनी शादी को एक सफल खुशहाल शादी बना के रहेगी। अरे तू पागल हो गई है क्या? आज कॉलेज में फंक्शन है और तू मुझे अभी बता रही है। तुझे पता था ना मेरे घर में शादी थी, इसलिए मैं नहीं आई थी कॉलेज। अब 2 घंटे पहले मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? रिया, वो तुम्हारा सूट प्रेस होकर आया था, यहाँ रख दो। हाँ, रख दो। क्या हुआ, कोई परेशानी है? अरे मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे क्या परेशानी है? बात तो ये भी सही है। आखिर हम आपके हैं ही कौन? लेकिन तुम्हें पता है, तुम जिस कॉलेज में पढ़ती हो ना, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। क्या? आप उसी कॉलेज में पढ़ चुके हो? फिर तो आपके पास वो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी होगा ना, जो हमें लास्ट ईयर में सबमिट करना होता है। है ना? प्लीज़, क्या आप मुझे वो दोगे? नहीं, मैं तुम्हें वो क्यों दूँ? हम आपके हैं कौन? अरे क्या बात कर रही हैं? आप मेरी भाभी हैं। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब कर सकती हूँ, क्योंकि अब तुमने मुझे भाभी जो कहा है सच। हाँ, सच। और मैं तुम्हें तैयार भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है उनको इस प्रोजेक्ट के साथ कैसा लुक अच्छा लगता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लेकर आती हूँ। उसमें तुम जब प्रोजेक्ट लेकर जाओगी ना, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। मुझे भी मिले थे। अरे वाह, फिर तो आप मुझे जल्दी से तैयार कर दीजिए। दिव्या की कोशिश ने धीरे धीरे उसकी सास, ससुर और रिया का दिल भी जीत लिया, लेकिन आकाश और दिव्या के बीच अब भी सब कुछ वैसा ही था। दिव्या, तुम भी खाना खा लो, आज आकाश को आने में देरी हो जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं उनका इंतज़ार कर लूँगी। आकाश को पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देता कि दिव्या सच में उसकी कितनी परवाह करती है। भगवान, इनका रिश्ता भी बना दो बस। आकाश देरी से घर आता है और दिव्या उसका इंतज़ार कर रही थी। अरे आप आ गए, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है। आइए, खाना लग गया है। तुम अभी तक जाग रही हो? इतनी देर हो गई है। मैं आपके लिए जाग रही थी, आपको खाना जो परोसना था। तुमने खाना खाया? मैं भी आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अरे तुमने खाना क्यों नहीं खाया? आ जाओ, बैठ जाओ और खाना खा लो। सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से इंतज़ार करना पड़ा। मुझे अच्छा लगता है आपके लिए इंतज़ार करना और आपके साथ खाना खाना। तुम बहुत ज़िद्दी हो, सच में। मैंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया, फिर भी तुम कोशिश करना नहीं छोड़ रही हो। आप मेरे पति है, आपका पीछा तो मरने के बाद भी ना छोड़ूं। चुड़ैल बन के भी आपके पीछे पीछे आऊंगी मैं। क्या?
और नहीं तो क्या। आकाश और दिव्या के बीच अब हालात बेहतर हो रहे थे। आकाश का गुस्सा भी अब पिघलने लगा था, लेकिन इसी बीच आकाश की तबीयत अचानक खराब हो गई और दिव्या उसकी देखभाल में रात दिन जुट गई। आपकी पैर दबा दूं? अरे अब थोड़ी देर सो जाओ ना तुम, कल रात से नहीं सोई हो तुम। आपको लगता है आपको इस हालत में देखकर मुझे नींद आएगी? आप जब तक ठीक नहीं हो जाते तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हें बुरा नहीं लगता कि मैंने तुम्हें इतना कुछ सुनाया फिर भी तुम मेरी इतनी परवाह करती हो? इसका नाम ही तो शादी है जनाब, कभी खट्टी कभी मीठी से लगती है, लेकिन हम दोनों जीवन साथी हैं। आपकी परवाह करना मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? चलिए चलिए, अब ज़्यादा बातें मत कीजिए, आराम कीजिए। दिव्या की दिन रात की सेवा से आकाश ठीक हो गया और उसके मन में अब दिव्या के लिए जगह भी बन गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, मर्द कभी औरत को ये नहीं बता पाते कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। तो बस हमारे आकाश बाबू की भी यही परेशानी थी। किसे ढूंढ रहे हो भैया? भाभी को? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों ढूंढने लगा, होगी यहीं कहीं किचन में। नहीं, दिव्या बहू ना किचन में है और ना ही घर में। क्यों, कहाँ गई? अरे वो आज ही अपने मायके गई है। तुझे कितने फ़ोन किए लेकिन तूने उठाया ही नहीं। अरे हाँ, शायद मैं मीटिंग में था। आपको पता है भैया भाभी कितने दिन के लिए गई हैं? गई होगी यही 1-2 दिन के लिए। नहीं, पूरे 15 दिन के लिए। क्या? अरे क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है? आपने इतने दिन की छुट्टी क्यों दे दी उसे? मेरा मतलब घर के काम है, रिया की पढ़ाई है, कौन देखेगा ये सब? अरे अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, समझा? अरे वो बात नहीं है माँ, भैया भाभी को मिस कर रहे हैं, आप समझ नहीं रही हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों मिस करूँगा उसे? उसे जितने दिन रहना है रहे, मुझे क्या। आकाश ने सबके सामने तो कह दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमरे में आकर उसका मन नहीं लग रहा था दिव्या के बिना। और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने फ़ोन लगा दिया। हेलो, हाँ कहिए ना। वो मेरे कपड़े कहाँ हैं? अलमारी में रखे हैं आपके कपड़े, वहीं तो होंगे। और मेरा रुमाल? अरे रुमाल भी वही है, कपड़ों के पास। क्या हो गया है आपको? अरे इतने दिन जाता है क्या कोई? मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ बस। आपको मेरी याद आ रही है? नहीं, मेरी अलमारी को तुम्हारी याद आ रही है। मैं तुम्हें कल लेने आ रहा हूँ बस। बस उस दिन के बाद मिस्टर आकाश ने मुझे कभी भी 2 दिन से ज़्यादा मेरे मायके नहीं जाने दिया। इसीलिए तो आज हम आपकी 25वीं सालगिरह पर आपके ससुराल का मंडप फिर से सजा रहे हैं। और मंडप में सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी का नाम होगा। हाँ देख लेना, इस बार घूंघट में ना आ जाए कोई और।